Good morning students, how are you? Have you listened first two video of this lesson? Now we will do third video of this lesson. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया था? I told you about conservation means plants और animals इनकी जो लाइफ है जो इनको सेव करना दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन। दूसरा मैंने आपको बताया था डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में मैंने बताया था क्लियरिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इसके बाद मैंने इसके कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस भी बताए थे कि वी आर कटिंग ट्रीज ऑन लार्ज स्केल डे बाय डे। दूसरा मैंने इसके कॉन्सिक्वेंस भी बताए थे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, डिक्रीज इन द ऑक्सीजन एंड कार्बन ऑक्सीजन लेवल और डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये सब मैंने बेटा आपको बता दिया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था एज वाइल्ड लाइफ वेदर इट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर वेरी वेरी नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल, अदरवाइज इट विल डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द अर्थ, बैलेंस इन द एनवायरमेंट, इन द एटमोसफियर, सबको डिस्टर्ब कर देंगे। तो मैनी स्टेप्स हैव टेकन बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए? एक तो ये कि दे हैव ओपन बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ये होती है ह्यूमन एक्टिविटी बहुत कम इसमें अलाउड होती है, मेनली ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती ही नहीं है। और इसमें क्या होता है कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो जाए। और इसके अलावा से मैंने आपको बताया था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स different type of plants and animals of an area that is called as biodiversity। और इसके अलावा आपको बताया था नेशनल पार्क। many national parks are established in India and in the world to protect animals and plants। और इसमें आपको बताया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क that was the first park that was established in 1936 in उत्तराखंड। और इसके अलावा आपको बताया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी हमारी प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स लाइफ एंड ये आपके एनिमल्स लाइफ, इन सबको ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने आपको बताया था फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स पर्टिकुलर वेजिटेशन दैट इज प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक एरिया दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरा। जैसे फाइनेस्ट टिप इट इज फाउंड इन सतपुरा बायोस्फीयर रिजर्व। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था एनिमल्स फोना। फोना में अपना मेनली क्या होता है कि जैसे एनिमल्स, पर्टिकुलर एनिमल्स दैट आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये मैं सब आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एंडेमिक स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, इन सब के बारे में भी आपको बताया था। एंडेंजर्ड स्पीशीज विच आर present on the earth in very small amount, in very small number, and they may be extinct if we are not alert। अगर हम अलर्ट ना हुए, हमने इन पे ध्यान नहीं दिया तो मे बी दे बिकम एक्सटिंक्ट। और एक्सटिंक्ट क्या होते हैं? दैट द एनिमल्स आर प्लांट्स दैट वर ऑन द अर्थ इन द प्रीवियस ईयर्स बट नाउ दे हैव डिसअपीयर्ड, जस्ट लाइक डायनासोर। डायनासोर पहले हमारे अर्थ पे था लेकिन अब वो डिसअपीयर हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक्सटिंक्ट और ये एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है? पर्टिकुलर स्पीशीज दैट फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया दैट इज कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशीज। और जू, ये सब मैंने आपको बता दिया था। नाउ वी विल डू नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हमारा मेनली क्या है? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है हमारा? इट इज अ सोर्स बुक विच बेटे डेफिनेशन नोट कर लो क्योंकि एनसीईआरटी में आपके प्रॉपर नहीं है, डेफिनेशन नोट कर लो, कॉपी पेन लेके बैठो। इज द सोर्स बुक विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट्स। मीन्स कि जो प्लांट्स हमारे एक्सटिंक्ट होने के उस पे है कि हमारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो उनका ये रिकॉर्ड रखती है। और ये मतलब एक तरह से इंटरनेशनल ये रखी जाती है, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में है, हर एक कंट्री ये रिकॉर्ड रख रहा है कि कौन सी स्पीशीज जो हैं दे बिकम एक्सटिंक्ट इन फ्यूचर। तो उन पे उनको मेंटेन करना है,
उनकी नंबर्स को, उनके अमाउंट को हमने मेंटेन करना है, उसके लिए हमारी जो बुक है दैट इज कॉल्ड एज रेड डाटा बुक। ठीक है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक हमारा है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन ग्रुप्स फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्यों होती है? एक तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे ये आपके साइबेरियन क्रेन दैट क्रॉप फ्रॉम साइबेरिया, और वो कहाँ होती है? इंडिया में सुल्तानपुर हरियाणा में है और राजस्थान में उदयपुर के आसपास ये हमारी साइबेरियन क्रेन आती है। क्यों आती है? इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके वो आती है। क्यों? क्योंकि टू एस्केप फ्रॉम एक्सट्रीम विंटर कंडीशन। जैसे मान लो हमारी माइग्रेशन की मूवमेंट क्यों होती है? एक तो एस्केप फ्रॉम एक्सट्रीम विंटर कंडीशन, वहाँ पे इतना ज़्यादा विंटर हो जाता है, इतनी ज़्यादा मतलब इनहॉस्पिटेबल कंडीशन हो जाती है कि ये जो बर्ड्स हैं वो इनको टॉलरेट नहीं कर पाते। तो टॉलरेट नहीं करने की वजह से वो क्या करते हैं? वार्मर प्लेस की तरफ चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। दूसरा क्या होता है? फाइंड प्लेंटी ऑफ फूड। अब क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो कई बार उनको फूड अवेलेबल नहीं होता, तो वो फूड को फाइंड आउट करने के लिए भी दूसरे प्लेसेस पे माइग्रेट करते हैं। थर्ड है ले एग एट वार्म प्लेस वेयर दे कैन इंक्यूबेट। मतलब कि ठंड में ये कई बार क्या होता है, एग भी ले नहीं कर पाती है, तो इस वजह से वो एग लेइंग करती है। और एग लेइंग करने के लिए उनको हैच करने के लिए दे नीड सम वार्म कंडीशन, तो उस वार्म कंडीशन में उनको इंक्यूबेट कर पाती है। तो ले एग्स एट वार्म प्लेस वेयर दे कैन इंक्यूबेट इजली। तो इस वजह से वो माइग्रेशन करती है। अगर माइग्रेट करती है मीन्स कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन से वो फेवरेबल कंडीशन में आ जाती है। और जब उनके कंट्री में फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, वेदर ठीक हो जाता है, फूड की उनको कंडीशन हो जाती है, तो वो वापस चली जाती है। इनमें साइबेरियन क्रेन बहुत ज़्यादा फेमस है। और कहते हैं कि फ़िश, एक इल फिश है, वो भी माइग्रेट करती है। वैसे तो माइग्रेशन वर्ड जो है मेनली बर्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो फिश है वो भी, ये इल फिश है वो भी आपके माइग्रेट करती है। क्यों करती है? कि अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए। अब कई बार हम भी क्या करते हैं, हमारा खैर माइग्रेशन ही कहा जाता है, हम तो जस्ट फॉर पिकनिक। अब कई बार क्या होता है, हम अब यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे जैसे दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो हम कोस्टल एरियाज़ में चले जाते हैं। और जून जुलाई मेनली मई जून तो एक्सट्रीम, जैसे कहते हैं ना कि एक्सट्रीम समर सीज़न होता है, तब मेनली हम यहाँ माउंटेन रीजन में चले जाते हैं। जैसे कि आपके ये शिमला है, मनाली है, तो वहाँ हम चले जाते हैं। लेकिन हमारे इसको माइग्रेशन नहीं कहते, वो तो हमें जस्ट सिर्फ विंटर कंडीशन से बचना होता है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका माइग्रेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर बेटा आप सब बच्चे यूज़ करते हो, रोज़ यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता है कि पेपर कैसे बनता है? ये जो आपके ट्रीज़ होते हैं, इनकी वुड होती है, उनके पल्प से आपका पेपर बनता है। तो सोचो हम कितना पेपर पूरे ईयर में यूज़ करते हैं और उसके लिए हमें कितने ट्रीज़ कट करने पड़ते हैं। बहुत सारे ट्रीज़ कट करने पड़ते हैं, तो हम इनको सेव कर सकते हैं। अब आप कहोगे हम कैसे कर सकते हैं? एटलीस्ट वन शीट अगर आप हर रोज़ बचाओ और पूरे साल में आप बहुत सारे ट्रीज़ को कट होने से बचा सकते हो। जो पेपर है इट कैन रिसाइकिल मैनी टाइम, नियर अबाउट 7 टाइम को हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका 1 टन पेपर है इसमें आपका 17 फुल ग्रोन ट्रीज लगते हैं। अगर आप 1 टन पेपर बना रहे हो तो इट टेक 17 फुल ग्रोन ट्रीज, मतलब इतने ट्रीज को हम एक तरह से कट करते हैं टू मेक पेपर। तो 7 टाइम हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो हम जैसे क्या करते हैं घर में, तो हम क्या करते हैं, जो रैग पेपर्स होते हैं उनको ही मेनली में बेच देते हैं। आप अपने जैसे फालतू पेपर है तो उसको फिर रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। रिसाइकलिंग के लिए भेजने के बाद फिर वो पेपर रिसाइकिल होता है। और अगर आप 1 शीट बचाओ तो बहुत सारे ट्रीज को आपका, जैसे आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट ऑन पम्फलेट। जो पम्फलेट होता है उसके बैक साइड पे मेनली एम्प्टी स्पेस होता है, वहाँ लिख सकते हो
कई बार क्या होता है कि आपकी कुछ कॉपी बच जाती है, तो आप उसको थ्रो करने की बजाय नेक्स्ट ईयर आपको रफ वर्क में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेपर सेव कर सकते हो ना। रफ वर्क है उसके लिए आप कहीं कोई भी वो यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको न्यू कॉपी ही लगानी है। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर से हम क्या करेंगे, एक तो ट्रीज़ को कट होने से बचाएंगे, दूसरा हमारे एनवायरनमेंट को सेव करेंगे, और अगर हमारा एनवायरनमेंट सेव होगा तो इट शुड बी मोर एनर्जेटिक। तो बेटा अपने जितने पेपर आप बचा सकते हो, जितना आप शीट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो यूज़ करो, सो दैट यू कैन सेव ट्रीज। इसके बाद है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन जो आपका क्या होता है, रिस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। मीन्स कि जो आप डिफॉरेस्टेशन करते हो, जो आप ट्रीज को कट करते हो, उनको दोबारा ग्रो करना, उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। वैसे तो हम जो भी ट्रीज कट करें उसकी जगह पे हम अगर न्यू ट्री प्लांट्स करते हैं तो ये एक तरह से डिफॉरेस्टेशन होगा। अगर डिफॉरेस्टेटेड एरिया है वो थोड़े टाइम के लिए हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें, उसमें कोई भी एक्टिविटी हम ना करें, तो उससे भी हमारा जो ये उससे भी मतलब वो अपने आप को रिजनरेट कर सकते हैं। अगर हम उसमें एक्टिविटी करेंगे, ग्रेजिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो तब रिस्टोर नहीं होगा, लेकिन हम अगर उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो वो अपने आप रिजनरेट कर सकते हैं। तो हमारा जो है इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाए हैं, और इनका एम क्या है, टू प्रिजर्व एंड कंजर्व नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ पीपल लिविंग द एरिया नियर दैट प्लेस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री बचानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें हार्डवर्क करना चाहिए ताकि हम इसको बचा सकें। आफ्टर ऑल अगर वाइल्ड लाइफ है तो हम हैं। और दूसरा एक चीज़ और बतानी है आपको कि जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल रैट है, रैट को स्नेक भी खाते हैं, ईगल वगैरह बहुत सारे वो खा लेते हैं। जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं उनको लार्ज एनिमल्स बड़े आराम से खा लेते हैं, तो इस वजह से वो जल्दी उनकी अमाउंट रिड्यूस होगी, उनका जो नंबर है जल्दी डिक्रीज़ होगा, तो इस वजह से उसके एक्सटिंक्शन का खतरा ज़्यादा रहेगा। तो बच्चों ये आपका लेसन तो ओवर हो गया है, अब आपको इसको थोरोली रीड करना है, इसमें से क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और वैसे मैं वर्कशीट तो भेजती हूँ बेटा, लेकिन मैं एक बात बार बार कहती हूँ, साथ साथ लर्निंग करो तभी फ़ायदा है, ठीक है बच्चों। ओके, टेक केयर।